नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। मैंने आप सबसे अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके समक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे अपने विचार और एक तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा, परंतु अभी गत संडे को और उसके बाद कुछ एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मुझे अपना वो विचार अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ रहा है। मैं शीघ्र ही आपके समक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे एक तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। आज मैं एक आपके समक्ष अहम मुद्दे पर एक तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, हमारे समाज में हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी मानसिकता के होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वही सर्वे सर्वा हैं। वो ये सोचते हैं, वो ये मानते हैं कि जो वो कहें, जो वो करें, जैसी उनकी विचारधारा हो, जो उनके रंग ढंग हो, वही सब लोग समाज में अन्य लोग या उनके आसपास के लोग उसको फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। ऐसी ही मानसिकता से ग्रसित हमारे समाज में, हमारे भारत देश में कुछ वंशवादी पार्टियां हैं, जिनमें एक सबसे प्रमुख वंशवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, और समय समय पर कांग्रेस से निकले हुए जो लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बना लिए, वो भी सभी वंशागत पार्टियां हैं, वंशवादी पार्टियां हैं। उनको एक ही परिवार के लोग चलाते हैं। उसके बाद उन्हीं की संतानें, उन्हीं के परिवार में से कोई उनको पार्टियों को चलाएगा। वो पार्टियों के दरअसल मालिक होते हैं। वो इस वर्तमान जनतंत्र में एक प्राचीन इतिहास की जो राजशाही परंपरा है, उसको वो कैरी कर रहे हैं जनतंत्र की आड़ में। तो इन वंशवादी पार्टियों के मालिक ये सोचते हैं कि, या उनकी ये सोच है, उनके जहन में बातें हैं कि जैसा वो कर रहे हैं, जैसा वो सोच रहे हैं, जो बातें वो करते हैं, जो विचारधारा वो रखते हैं, वो विचारधारा एक यथार्थ है, अंतिम सत्य है, ब्रह्मवाक है। और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी बात पल रही होती है कि वो तो गॉड के यहाँ से, भगवान के यहाँ से, खुदा के यहाँ से, ऊपर वाले के यहाँ से एक परमिट लेके आए हैं, राज करने का अधिकार लेके आए हैं। उन्हीं को राज करने का अधिकार है और किसी भी अन्य व्यक्ति को राज करने का अधिकार नहीं है। जो कुछ अधिकार है सीमित है, उनके परिवार में, उनके वंश में सीमित है। तो अभी घटना क्या हुई है इसमें? ये अभी घटना हुई है 12 फरवरी 2023 को वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा प्रदेश के कुछ राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया और कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति करी गई। कोई नई बात नहीं है, ये सरकार करती है, केंद्र सरकार के पास अधिकार है, वो करती है। लेकिन एक नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर साहब की नियुक्ति आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मोदी सरकार के द्वारा करी गई।
उसकी अनुशंसा राष्ट्रपति महोदया से करी गई और जैसे ही ये शाम को खबर आई वैसे ही कांग्रेस, टीएमसी और हमारे देश में तथाकथित वामपंथी विचारधारा की कुछ पार्टियां, इन सब ने मिलकर जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और मोदी सरकार पर चहुं ओर से हमले शुरू कर दिए। इनकी वही मानसिकता आई कि इन्हीं पार्टियों ने को सब कुछ करने का, सब कुछ सोचने का, जो वैसा करें उसका अधिकार है। जो कुछ इन पार्टियों ने किया वो सही किया, जो ये करती हैं वो सही करती हैं, जो ये सोचती हैं वो सही सोचती हैं। तो इन लोगों ने, सब पार्टियों ने मिलके, इनके पदाधिकारियों ने मिलके जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की नियुक्ति पर सवाल उठाना शुरू किए और मोदी सरकार पर हमला किया और एस अब्दुल नज़ीर साहब पर भी हमला शुरू कर दिया। अब सबसे पहले ये जान लें कि ये एस अब्दुल नज़ीर साहब हैं कौन। एस अब्दुल नज़ीर साहब कर्नाटक से आते हैं। इनका बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। बहुत छोटी सी उम्र पे इनके पिताजी का देहांत हो गया। बचपन में ये ड्यूक सिंड्रोम से थोड़ा पीड़ित रहे। बहुत मुफलिसी में, बहुत गरीबी में इनका बचपन कटा। इन्होंने अपने बचपन में अपने अंकल के फार्म हाउस पर एज ए फिशरमैन भी काम किया। लेकिन इन सब के बावजूद जो इनके अंदर पढ़ने की, आगे बढ़ने की लगन थी, वो ये कठिनाइयाँ उसमें बाधा नहीं बनी और ये अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते बढ़ते ये सुप्रीम कोर्ट के, देश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पहुंचे और इसी 4 जनवरी 2023 को वहां से सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। और 12 फरवरी को वर्तमान मोदी सरकार ने इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अब आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तकलीफ शुरू हो गई कांग्रेस के खेमे में, टीएमसी के खेमे में और जो हमारे देश में तथाकथित वामपंथी विचारधारा की पार्टियां हैं उनके खेमे में। तकलीफ क्या हुई इनको? क्यों हुई तकलीफ? इस तकलीफ की एक वजह थी कि उन्होंने, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर साहब ने राम जन्मभूमि के मुद्दे पर जो 2019 में फैसला आया था, 5-0 से आया था फैसला राम मंदिर के पक्ष में, उसमें जस्टिस एल अब्दुल नज़ीर साहब की भी कंसेंट शामिल थी। यानी वो भी राम मंदिर के फेवर में थे और उन्होंने भी उसके पक्ष में फैसला दिया था। 5-0 से फैसला आया था। एस अब्दुल नज़ीर साहब उस बेंच के सदस्य थे और उन्होंने भी उसमें फैसले में हाँ करी थी, तभी वो फैसला 5-0 से आया था। उसके बाद इसी 4 जनवरी 2023 को मोदी सरकार के 8 नवंबर 2016 के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ बहुत से लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसका भी फैसला आया। वो भी एक संवैधानिक बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी। 5 जजों की बेंच संवैधानिक बेंच होती है। नोटबंदी के फेवर में फैसला सरकार के फेवर में आया, नोटबंदी के पक्ष में आया फैसला। फैसला आया कैसे? 4-1 से आया। 4 जजों ने
मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराया। एक जस्टिस महोदया ने उसके खिलाफ फैसला दिया और जिन जज महोदयों ने फैसला सरकार के पक्ष में दिया उसमें भी एस अब्दुल नज़ीर साहब का नाम था, यानी कि उन्होंने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया। कुछ वर्षों पहले निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें एस अब्दुल नज़ीर साहब बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने निजता के अधिकार को सही ठहराते हुए फैसला दिया था। 3 तलाक को कानूनी रूप से ख़त्म करने के लिए एक संवैधानिक बेंच बनी थी। 3 तलाक को कानूनी रूप से ख़त्म करने के लिए फैसला जो आया था वो 3-2 से आया था। 3 न्यायाधीश महोदय उसको कानूनी रूप से ख़त्म करने के फेवर में थे और 2 न्यायाधीश महोदय उसके अगेंस्ट थे। उसमें जो अगेंस्ट में न्यायाधीश महोदय थे उसमें एस अब्दुल नज़ीर साहब थे। तो 4 मुख्य फैसले आए। राम जन्मभूमि में जस्टिस नज़ीर साहब साथ में थे मंदिर के फैसले के पक्ष में। नोटबंदी के फैसले में वो सरकार के साथ थे। निजता के फैसले में सरकार का ऐसा कोई नहीं था, फैसला आया और 3 तलाक के फैसले में वो 3 तलाक को कानूनी रूप से दंडात्मक अपराध घोषित किए जाने के खिलाफ थे। चूंकि राम मंदिर का फैसला और नोटबंदी का फैसला विपक्ष का यह मानना था, क्योंकि विपक्ष तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो तो ये मान के आई हैं कि वो जो कहें वो ही सही सत्य है। उनने अगर कह दिया कि नोटबंदी गलत फैसला थी तो उनकी मानसिकता ये है, किसमें इस देश में, देश के किस व्यक्ति में चाहे वो कोई भी हो, इतनी हिम्मत है कि जो कांग्रेस कह दे उस फैसले को नकार दे। कांग्रेस राम मंदिर बनने के खिलाफ थी, लेकिन न्यायाधीश महोदयों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। तो यहां भी कांग्रेस की मानसिकता कि जब कांग्रेस का कहना है, हलफनामे में कहना है कि राम काल्पनिक हैं और राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए, हम इस मानसिकता को बिलोंग करते हैं, तो कैसे राम मंदिर के फेवर में फैसला आ गया? और सबसे बड़ी बात कैसे हो गई कि एस अब्दुल नज़ीर साहब ने कैसे राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया? इन्हीं बातों से कांग्रेस, उनके सहयोगी विपक्षी दल और तथाकथित वामपंथी पार्टियों को बेहद तकलीफ है। और ये तकलीफ उनकी उजागर हुई 12 फरवरी को मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने में और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर के खिलाफ जहर उगलने में। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने रिटायर्ड जज महोदय को बेशर्म तक कह दिया। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार अपने इस कृत्य से न्यायपालिका को ध्वस्त करना चाहती है। यह जनतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी साहब उन्होंने यह भी कह दिया कि इस बात से जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर साहब को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के कारण अब ये लगता है कि जो राम मंदिर का फैसला आया था वो एक न्यूट्रल ओपिनियन नहीं थी। उन्होंने उस राम मंदिर के फैसले को जो 5-0 से आया था उस पर भी उंगली उठा दी। साफ साफ कहा कि अब राम मंदिर के फैसले पर भी शक होता है, शक की सुई घूमती है।
तो अब बात ये उठती है कि जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ हमारे देश की पार्टियां, कुछ राजनेता ये मान बैठे हैं कि वही अंतिम सत्य कहते हैं, वो जो करते हैं वैसा ही अनुसरण होना चाहिए, और कोई उससे इतर कैसे सोच कहे या कर सकता है। किसी की इतनी मजाल कि जो कांग्रेस पार्टी के और एक परिवार विशेष के लोग कह दें या जो सोच लें, और कोई भी देश का व्यक्ति उससे अलग सोच ले या कर ले या कह ले, इतनी हिम्मत कहां से आ गई? राजा तो हम रहे हैं। इस देश पे राज करने का, इस देश की जनता के ऊपर राज करने का अधिकार तो हमको ऊपर वाले ने दिया है। एक चाय वाले बेचने वाले व्यक्ति की सरकार, उसकी इतनी मजाल? ये इन लोगों की जो मानसिकता है, ये जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की नियुक्ति पे जो इन्होंने आलोचना करी, कटाक्ष किए, हमले किए, ये इनकी इसी मानसिकता को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश किसी भी राजनैतिक पद पर या राज्यपाल के पद पर 2023 से पहले या जब से मोदी सरकार आई है उससे पहले रहे हैं या नहीं रहे हैं, या क्या प्रथा रही है और क्या नियम कहता है, क्या संविधान कहता है? अगर हम थोड़ा पीछे चल के नजर डालें तो जस्टिस फजल अली 30 मई 1952 को जस्टिस के पद से, जज के पद से रिटायर हुए। 7 जून 1952 को उनको राज्यपाल का पद ग्रहण कराया गया। और देखिए, जस्टिस फजल अली 30 मई 1952 को रिटायर हो रहे थे। उस रिटायरमेंट से 4 दिन पहले 26 मई 1952 को केंद्र सरकार द्वारा उनको राज्यपाल बनाए दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई। यानी कि अभी जस्टिस फजल अली रिटायर नहीं हुए हैं और केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, अनुशंसा कर दी कि आपको रिटायर होके राज्यपाल बनना है। पहले वो उड़ीसा और केरल के राज्यपाल बने। प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी। जस्टिस नंबर 2 पे आते हैं MC छागला। बंबई हाई कोर्ट से रिटायर हुए। बंबई हाई कोर्ट से न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए। कई देशों में राजदूत बनाए गए भारत सरकार के द्वारा। यानी कि न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के बाद, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार में मंत्री के पद पर रहे। उसके बाद जस्टिस MC छागला जी इंदिरा जी की कुछ नीतियों से, उनके के कारण उनके कटु आलोचक हो गए। तीसरा प्रकरण 1968 में न्यायाधीश रिटायर हुए के सुब्बा राव। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। चौथा, और देखिए सबसे विचित्र केस, कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे कांग्रेस ने किया।
जस्टिस बहरुल इस्लाम। जस्टिस बहरुल इस्लाम साहब का जन्म असम में 1918 में हुआ। 1962 से 68 तक कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य रहे। 68 में उन्हें पुनः राज्यसभा का सदस्य बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। 1972 में उन्होंने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया और न्यायाधीश बने असम नागालैंड हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के। अब आप ये देखिए कि बहरुल इस्लाम साहब राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य 2 बार, और फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट, उस समय असम और नागालैंड हाई कोर्ट कंबाइंड रूप से गुवाहाटी हाई कोर्ट में आते थे, तो उसके न्यायाधीश बने। जो कांग्रेस ये कहती है कि न्यायपालिका पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये उसका एक छोटा सा नमूना कि आप ही की पार्टी का एमपी, आपने उनको इस्तीफा दिलवाया और न्यायाधीश बनवाया। मार्च 1979 से जुलाई 1979 तक वो कार्यकारी न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए 1980 में। 80 में रिटायर हुए, उसके बाद पुनः कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा में पहुंचे। यानी कि पहले एक व्यक्ति प्रैक्टिसिंग लॉयर के बाद वो कांग्रेस का राज्यसभा का सदस्य, 2 टर्म से बीच में इस्तीफा दिलवाया, न्यायाधीश बनवाया, न्यायाधीश बन के वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, फिर पूर्णकालिक चीफ जस्टिस बने। जैसे ही रिटायर होते हैं पुनः कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य। जस्टिस बहरुल इस्लाम का ये अनोखा केस है, कांग्रेस के द्वारा करवाया गया। जस्टिस सदाशिवन जुलाई 2013 से अप्रैल 2014 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे, फिर सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद मोदी सरकार के द्वारा उनको केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कोई हू हल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा गया। उससे पहले जस्टिस फातिमा बीबी, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। वो जब रिटायर हुई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से, तो तमिलनाडु की राज्यपाल नियुक्त हुई। अब ये इतने प्रकरण तो कांग्रेस के समय और पिछली सरकारों के समय हुए। जस्टिस छागला का प्रकरण हो, जस्टिस बहरुल इस्लाम का हो, जस्टिस फजल अली का हो, लेकिन कोई हाय हल्ला नहीं, कोई चूं चां कुछ नहीं। तो अब क्यों हाय हल्ला हो रहा है? ये क्या गुनाह कर दिया जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने, या क्या गुनाह कर दिया मोदी सरकार ने अगर उनको राज्यपाल बना दिया गया, या एस अब्दुल नज़ीर साहब ने मोदी सरकार के इस ऑफर को, इस नियुक्ति को स्वीकार कर लिया? कुछ राजनेताओं के द्वारा यहां तक कहा गया कि एस अब्दुल नज़ीर साहब को यह नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्यों इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में
5-0 से फैसला दिया था और एस अब्दुल नज़ीर साहब की रजामंदी हाँ उसमें मौजूद थी, हाँ थी उसमें। इसलिए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर साहब गुनहगार हो गए। तो ये क्या दर्शाता है इनकी मानसिकता को? ये इनकी कैसी मानसिकता दर्शाता है कि पीछे के जो मैंने प्रकरण गिनाए, इन प्रकरण में आप ही की सरकारें रिटायर्ड न्यायाधीश को राज्यपाल नियुक्त कर रही हैं, कोई राजदूत नियुक्त कर रहा है, कोई अपने महामंत्री ले रहा है, और तो और कोई चीफ जस्टिस के पद से या न्यायाधीश के पद से रिटायर नहीं हुआ है और उसको राज्यपाल की नियुक्ति का आदेश जारी हो रहा है। और अगर वही काम कि एक जस्टिस रिटायर हो जाते हैं, उसके रिटायरमेंट के बाद अगर मोदी सरकार उनकी योग्यता के आधार पर उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना देती है, तो हाय हल्ला, चीखना, चिल्लाना, विलाप करना, संविधान खतरे में आ जाना, न्यायपालिका का खतरे में आ जाना, संविधान का चीरहरण हो जाना, इस प्रकार के इल्ज़ामों का क्या औचित्य है? यही कांग्रेस सरकारें, यही वामपंथी दल, यही कांग्रेस के सहयोगी क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस से समय समय पर अलग हो गए क्षेत्रीय दल बन गए, वंशवादी दल क्षेत्रीय दल बन गए। मैं अपने एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि धारा 370 और 35A की आड़ में कैसे गैर संवैधानिक और घिनौने कृत्य किए हैं इन लोगों ने। खैर, अब बात आती है कि भाई क्या मोदी सरकार ने वास्तव में कोई ये गैर कानूनी काम कर दिया, गैर संवैधानिक काम कर दिया? कौन सी प्रथा तोड़ दी? तो अगर हम देखें संविधान के आर्टिकल 153 से 158 तक, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के अधिकार, राज्यपाल के कर्तव्य, राज्यपाल के वेतन भत्ते इत्यादि का हमको जिक्र मिलता है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या उसको कहिए स्टैंडर्ड है, उसके बारे में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति जो 35 साल से अधिक का है, भारत का नागरिक है, मानसिक रूप से पागल या दिवालियापन उसका घोषित नहीं किया गया है किसी न्यायालय के द्वारा, तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति महोदय से अनुशंसा करेगी और राष्ट्रपति महोदय उसके नियुक्ति का आदेश जारी कर देंगे। जब राज्यपाल की नियुक्ति में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कहीं ऐसा नहीं वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से रिटायर हुआ है या कोई किसी हाई कोर्ट के पद के न्यायाधीश के पद से रिटायर हुआ है या किसी और हम नीचे आ जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मान लीजिए कोई अगर डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर हो गए हैं, तो जब ऐसा संविधान में बंधन नहीं है कि उनको न्यायाधीशों को, रिटायर्ड न्यायाधीशों को हम राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते, तो यदि अगर किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, भले ही वो पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे हों, हाई कोर्ट में रहे हों, तो इसमें कहाँ से हाय तौबा मचाने की बात है? जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है राज्यपाल, उसको अपशब्द कहने की बात है, सरकार को अपशब्द कहने की बात आ जाती है, जबकि ऐसी कोई प्रथा भी नहीं है, कन्वेंशन भी नहीं है। आज़ादी के बाद से
ऐसी कन्वेंशन नहीं फॉलो करी गई कि जो व्यक्ति न्यायाधीश के पद से रिटायर होंगे उनको हम राज्यपाल नहीं बनाएंगे, या हम उनको राजनीतिक पद नहीं देंगे, या अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे, या हम मंत्री पद नहीं देंगे। हाँ, ये बात उठी है। लॉ कमीशन ने समय समय पर यह ज़रूर कहा है कि जो व्यक्ति न्यायाधीश के पद से रिटायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनके लिए कूलिंग पीरियड की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 साल, 3 साल या 5 साल, जैसी व्यवस्था हो संविधान में की जानी चाहिए, कि जिससे कि ये एक रोक लगाई जा सके कि कोई भी व्यक्ति 2 साल तक या 3 साल तक, जैसा तय हो जाए, उतने समय तक किसी भी सरकार के अंदर लाभ के पद पर नहीं रहेगा। ना वो मंत्री बनेगा, ना वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनेगा चुनाव लड़के, ना वो राज्यपाल बनेगा, या अन्य जैसी भी बंधन संविधान लगाता है। जब ऐसा बंधन संविधान ने नहीं लगाया, ऐसी कोई प्रथा पहले से नहीं है, तो फिर आखिर ये हाय तौबा क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये दिखाना चाहती हैं ये पार्टियां कि राम मंदिर के फेवर में जो फैसला आया था वो सरकार के दबाव में आया था, और कहीं ना कहीं वो ये भी दिखाना चाहती हैं कि हम इस फैसले के फेवर में नहीं थे। अब मेरा उल्टा सवाल है कि यदि यह फैसला राम मंदिर के अगेंस्ट में आया होता और एस अब्दुल नज़ीर साहब उस बेंच के सदस्य होते और उन्होंने राम मंदिर के अगेंस्ट में फैसला दिया होता, इस पर अगर मोदी सरकार ने उनको राज्यपाल बनाया होता, क्या तब भी ये विपक्षी पार्टियां ऐसे ही करती? मेरा पूरा विश्वास है तब ये नहीं करती, क्योंकि इन विपक्षी पार्टियों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल अगर मतलब है कांग्रेस को और अन्य विपक्षी पार्टियों को और तथाकथित वामपंथी पार्टियों को, तो सिर्फ मतलब है सनातनी हिंदू आस्थाओं पे चोट, उनको नष्ट करा जाना, तभी ये लोग खुश होते हैं। क्योंकि एस अब्दुल नज़ीर साहब ने मंदिर के फेवर में फैसला दिया, उन्होंने जो भी उनके सामने तथ्य आए होंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा कि वहाँ पे राम मंदिर ही बनना चाहिए। ये इन लोगों के दर्द का मुख्य कारण है। जब ऐसी व्यवस्था नहीं है, संविधान में नहीं है, कानून में कहीं नहीं है, ऐसी प्रथा नहीं है, तो यदि कोई व्यक्ति किसी योग्यता के आधार पर नियुक्त होता है तो आप इस प्रकार का विलाप क्यों करते हैं? क्या आपकी मानसिकता है? इससे तो यही तय होता है कि आप जो सोच लें वो सर्वथा ठीक है, वही अंतिम सत्य है, वही ब्रह्मवाक है, क्योंकि आप तो ऊपर से खास तौर से भेजे गए हैं। और यदि कांग्रेस में या इन क्षेत्रीय पार्टियों में अगर आप एक परिवार विशेष को बिलोंग करते हैं, तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो कोई भी बात आप कहें, उल्टी कहें, सीधी कहें, उल्टा करें, सीधा करें, वो सब जस्टिफाइबल है। यही इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा धारा 370 और 35A में किया गया। 35A को बिना संविधान में प्रॉपर संशोधन करे हुए केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संविधान में जुड़वा दिया गया। इसका मैं पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं। जिस संविधान में एक कॉमा फुल स्टॉप तक सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो आदेश
वो प्रस्ताव पास ना हो जाए तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। इन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी सदन के पटल पर धारा 35A को जोड़ने का प्रावधान सदन के पटल पर रखे बिना उसको संविधान में जुड़वा दिया। और बात करते हैं संविधान की। RTI मैंने जवाब निकाला राज्यसभा से कि 35A धारा जोड़ने संबंधी कभी भी कोई प्रस्ताव राज्यसभा के पटल पर ना रखा गया ना पास हुआ। अब मेरा सवाल यह है कि जब कोई संविधान में धारा जोड़ने या घटाने का प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा बल्कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ तो कैसे जोड़ दिया गया? इसका जवाब जब आप पूछेंगे तो दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। मैं आपके सामने इस प्रकरण को रखूंगा, पूरा तथ्यपरक विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बहुत चर्चा हुई थी। तब जाके हमारी संविधान सभा ने कनेडियन मॉडल अपनाया था। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के अधिकारों, राज्यपाल के कर्तव्यों संबंधित, और उसमें आज तक कोई चेंज नहीं हुआ। तो फिर ये हाय तौबा क्यों? विपक्षी पार्टियों और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यही एक शगल है, शौक है, या उनकी हॉबी है, या उनका एक पैटर्न है कि सरकार के द्वारा कोई भी अच्छा काम किया जाए, बुरे काम की तो अगर करेगी तो वो तो बुराई करेंगे ही, वो अगर अच्छा भी काम किया जाए उस पर नुक्ताचीनी करो, उसको एंटी पीपुल दिखाओ, उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल दिखाओ। यानी कि सरकार के द्वारा खींची गई बड़ी लकीर को सरकार पे हमला करके, उस पर कीचड़ उछाल के, ऊल जलूल बातें करके, भद्दे भद्दे शब्द कह के, गालियां दे के उस सरकार पर हमला करो, बजाय उस जो लकीर सरकार ने खींची है उस लकीर से बड़ी लकीर खींचने की आप कोशिश करें। आप उस लकीर को छोटा करने की कोशिश करते हैं और यही आपके पतन का कारण है। जब तक आप लोग, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, एक पॉजिटिव राजनीति नहीं करेंगे, सरकार के द्वारा करे गए अच्छे कामों को एप्रिशिएट कीजिए, उसको कैसे और अच्छा करा जाए इस पे अटैक कीजिए, तब तक आपका कोई भला नहीं हो सकता। अच्छा हो कि आपको ये सद्बुद्धि जल्दी आए कि हम बड़ी लकीर को छोटा ना करें, वरन उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में आपको भगवान ऐसी कुछ सद्बुद्धि दे। तो साथियों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।